Samala Jule, नमस्ते बच्चों, मैं हूँ संजना अंगमो, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 6 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 में संकलित पाठ नंबर 14वां। तो ये आवाज़ क्या है? ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? अरे ये तो बारिश की वो पहली बूंद की आवाज़ ऐसा लग रहा है ना, जब बारिश पड़ती है, बरसात होती है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है? दरअसल बच्चों ये कहीं दूसरी जगह से नहीं, ये मेरे फ़ोन से आ रहा है। तो क्योंकि आज का जो हमारा पाठ है वो भी इसी आवाज़ की रिलेटेड, यानी इसी आवाज़ यानी बारिश की जो पहली बूंद होती है उसको ही हम आज के इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर आपको वो बारिश की जो पहली बूंद का जो वो अनुभव होता है, फीलिंग्स होता है, उसको मैं थोड़ा आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए बच्चों, आज की पाठ हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पाठ है पहली बूंद। ये एक छोटी सी कविता है जिसको गोपाल कृष्ण कौल जी ने लिखा है, ठीक है। तो इस कविता को सबसे पहले मैं एक बार पढ़ के आपको दिखाती हूँ। आप लोग अपनी किताबें खोलकर इसको अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़ें और पेंसिल से जो जो कठिन शब्द आए उसको मार्क करते जाए, ठीक है। क्योंकि इस पाठ के बाद मैं आपको शब्द, जो कठिन शब्द होते हैं उनके मतलब, उनके मीनिंग भी बताती जाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ के दिखाती हूँ। पाठ का नाम है पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ी धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो हमारा आखिरी पद्यांश है, नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्त्र श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो ये छोटी सी प्यारी सी जो कविता है वो वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है, जब ग्रीष्म गर्मी के सीजन के यानी गर्मी के ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन होती है, उस समय की दौर को कवि ने बहुत ही सुंदरता से शब्दों में पिरोकर ये कहानी प्रस्तुत किया है। तो इस कविता का मैंने छोटा सा सार यहाँ पे लिखा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस कविता का सार है कि पहली बूंद कविता में गोपाल कृष्ण कौल ने बादलों से गिरने वाली वर्षा की पहली बूंद का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मतलब वर्षा के समय जब पहली बूंद पड़ती है, वर्षा की जब गर्मियों का सीजन खत्म होता है, जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक जो वर्षा ऋतु होती है, मॉनसून सीजन होती है, तब जब पहली बूंद धरती पर पड़ता है तो उसी के समय को कवि ने बताया है, उसका सुंदर चित्रण किया है, ठीक है। तो भीष्म ग्रीष्म ऋतु मतलब भीषण ग्रीष्म ऋतु, भीषण मतलब बहुत ही भयंकर, ग्रीष्म मतलब गर्मी, ठीक है। गर्मी की जो ऋतु जब खत्म होती है यानी समर सीजन जब खत्म होती है और उसके बाद वर्षा ऋतु की पहली बूंद प्यासी धरती में एक नई जीवन का संचार करता है। मतलब जो धरती पूरे गर्मी की वजह से सूखी पड़ी होती है, बेजान पड़ी होती है, उसमें एक नई जान भर देती है। कौन? ये हमारी वर्षा की पहली बूंदें, ठीक है। तो इसके वजह से सभी जगह हरियाली और खुशहाली छा जाती है, ठीक है। जब पूरी धरती यानी पूरी ज़मीन या पूरे जगह जब गर्मी की वजह से सूखी पड़ती है और उसमें जब बारिश की वजह से उसमें नई जान आ जाती है, अंकुरें फूटने लगती है, प्लांट निकलने लगती है, पौधे निकलने लगती है, तो लोगों में भी खुशहाली छा जाती है, ठीक है। तो
तो वर्षा ऋतु में आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, मतलब जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो बादल की आवाज कैसे होती है? हाँ, गुड़ 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 करके जो आवाज निकलती है और बादल इधर उधर जो घूमती रहती है, उसको ही कवि ने बताया है कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और उनमें चमकने वाली बिजली। मतलब चमकना, इसमें ये बिजली का मतलब वो वाली लाइटें होती है, थंडरिंग होते हैं ना, लाइटनिंग होती है जब बारिश होती है, जैसे लद्दाखी में स्कमलक छजाने, तो वैसे ही बिजली यानी स्कमलक, चमकने वाली बिजली वातावरण में एक सुंदर दृश्य लाता है। तो जब बारिश पड़ती है तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो कमरे में, बंद कमरे में बैठा रहे, वो तो चाहेगा कि वो बाहर जाके वो बिजलियों को देखे, बारिश में भीगे, है ना। तो उसी का चित्रण यहाँ किया है। तो फिर बताया है कि धरती पर जवानी लौट आती है, मतलब जो धरती पूरे गर्मी के वजह से सूखी बेजान पड़ी रहती है, पड़ जाती है, उसमें एक नई जवानी, नई जोश आ जाती है, नई उमंग आ जाती है, उसको ही यहाँ पर बताया है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि नीली आंखों वाली आसमान की काली पुतली से जल बाहर आती है। तो यहाँ पर कवि ने एक मानवीयकरण करते हुए, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन करते हुए, मतलब कुदरत को, प्रकृति को एक आदमी का यानी इंसान का रूप देते हुए कहा है कि नीले आंखों वाली आसमान जो है उसको एक नीले आंखों वाली बताया है, और उसके जो काले बादल होते हैं वो आंखों की पुतली यानी मीगे गैल्मो, उसको काली पुतली है बताया है। और वो उस सूखी धरती को देखकर, उन पर तरस खाकर, दुख होकर जब अपने अश्रु बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो बहाती है, तो उसी समय धरती की प्यास बुझती है, यानी धरती जो सूखी पड़ी थी, बेजान पड़ी थी, उसकी जो प्यास थी वो बुझ जाती है। ठीक है, और धरती में दबे बीजों में अंकुर फूट जाती है, और धरती के नीचे जो सीड यानी बीज दबे हुए थे उसमें भी जान आती है और नए पौधे बाहर आ जाती है। मैदान के हरी भरी घास लहलहाने लगती है। कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो आशा है कि आपको कविता का ये छोटा सा सार समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम चलेंगे आपकी कविता के पूरे इसका मैं अनुवाद करूंगी। ठीक है, इसका जो पद्यांश है यानी पद्यांश, पद मतलब होते हैं बच्चों कविता, और अंश मतलब होते हैं भाग, मतलब इंग्लिश में स्टैंजा इसको बोलते हैं। तो हम पद के अनुसार यानी एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा करते हुए हम इसका आपका अनुवाद करके अब दिखाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला पद्यांश लेंगे। तो ये है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो बच्चों, अगर ये वाला पद्यांश आपको आपकी परीक्षा में आता है तो आपको कैसे लिखना है? तो आपको सबसे पहले इस पद्यांश का प्रसंग लिखना होता है, यानी कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। उसमें आपको ये कविता किसने लिखा है और इस कविता में किसके बारे में लिखा है वो लिखना होता है। ठीक है, तो इस स्टैंजा को अगर लेंगे, इस पद्यांश को अगर लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं, पहले प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग मीन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में क्या होता है बच्चों की ये कविता किसने लिखा है और इस कविता में किसके बारे में लिखा है। तो अगर हम इस स्टैंजा को लेंगे यानी इस पद्यांश को लेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 में संकलित पहली बूंद नामक कविता से लिया गया है, और इस कविता का लेखक गोपाल कृष्ण कौल जी है। तो इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु की पहली बूंद के वजह से तो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसका सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रसंग। उसके बाद आपको पद्यांश का अर्थ यानी सरल अर्थ हेडिंग करके आपको लिखना है। सरल अर्थ में आपको इसका मतलब, इस कविता का, इस स्टैंजा का मतलब अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो इसके सरल अर्थ को ऐसे लिखते हैं कि
भीषण ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का महीना आता है और बारिश की वो पहली बूंद धरती पर पड़ता है, तब धरती से अंकुर फूट पड़ती है, मतलब बीज ऊपर उठ जाते हैं। इसको इंग्लिश में स्प्राउट्स बोलते हैं ना, जो पौधे निकल आते हैं। तो वैसे ही हमें लिखना है कि अंकुर फूट पड़ती है, जिसके वजह से सूखी धरती को, जो भीषण गर्मी के वजह से धरती सूखी पड़ी थी, उसमें नया जीवन आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपका ये है आपका इस पद्यांश का सरल अर्थ। ठीक है, तो दूसरे हम पद्यांश पर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप, पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इसको भी प्रसंग पहले की तरह ही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, यानी ये वाला अंश। अगर ये वाला पाठ आपको परीक्षा में आता है या पुस्तक के पीछे अगर ये पाठ दिया है, आपको अभ्यास के लिए दिया है, तो इसको आपने ऐसे लिखना है कि प्रसंग करके लिखना है। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश, मतलब ये वाला पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 में संकलित पहली बूंद नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि है गोपाल कृष्ण कौल जी। तो इसमें वर्षा ऋतु की पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है और धरती में जो परिवर्तन आता है, उसका सुंदर चित्रण किया है। आप ऐसे ही पहले की तरह ही आप सेम लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा कविता एक ही है, तो आप प्रसंग आपका लगभग सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका आप सरल अर्थ ऐसे लिखोगे कि, तो इस पद्यांश में कवि ने धरती को, यानी हमारी जो धरती है, उसको एक मानवीयकरण करके, यानी उसको एक मानव का रूप देकर दिखाया है। ये बहुत काल्पनिक है, जो कविता में अक्सर आपको पाए जाते हैं। ठीक है, कविता आपको सीधा सीधा ऐसा नहीं होते, कविता में थोड़ा काल्पनिक करना पड़ता है। तो कवि ने इसमें हमारी जो धरती है, धरती को एक स्त्री के रूप में माना है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर, मतलब वर्षा के ऋतु धरती पर तब पड़ता है जब धरती पूरे सूख गए हो। उसके अधरों मतलब अधरों मतलब होते हैं बच्चों लिप्स, मतलब मुंह का जो लिप्स होते हैं वो सूख गया हो। वो सूखेंगे क्यों? क्योंकि वो जो गर्मी का सीजन होते हैं, समर सीजन होते हैं, उसमें भीषण गर्मी की वजह से अब धरती पूरा सूख गया है और उसके होठ लिप्स प्यास के वजह से सूखा पड़ा हुआ है। और जब आसमान से जब बारिश की पहली बूंद जब पड़ती है तो कैसे लगते हैं? वो अमृत के समान लगती है। अमृत का मतलब होते हैं बच्चों ऐसा कोई जल होते हैं जिसको पीने से मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाते हैं। तो ये मानते हैं। ठीक है, तो बारिश की जब पहली बूंद उसके सूखे होठों पर पड़ती है, मतलब धरती के सूखे होठों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो एक अमृत ने उसके मुंह को, जो सूखे मुंह है, उसको छू लिया और उसके पूरे सूखेपन यानी पूरे मरा जीवन को नई जीवन मिल गया हो। ठीक है, तो इसके बाद है कि वसुंधरा की रोमावली सी हरी बूंद पुलकी मुस्काई। तो इसका भी आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। ठीक है, ये पूरा सीधा सीधा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि अब उसके मुंह पे जब पानी पड़ा तो उसका जब प्यास बुझ गया और उसको एक नई जीवन मिल गई, तो ऐसा लगता है। और उसके बाद पौधे निकल के आती है। ठीक है, जो वो पौधे छुपे होते हैं सूखी धरती के नीचे, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बहुत ही मानवीयकरण करते हुए, ह्यूमनाइजेशन करते हुए कहा है कि जैसे कि अगर आप अपने हाथ को देखोगे, अपने इसको रूह को देखोगे, तो यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, तो वैसे ही धरती से, सूखी धरती से वैसे ही छोटे छोटे बाल उमड़ कर आते हैं, धरती से निकल कर आते हैं। जब वर्षा ऋतु की पहली बूंद जब उस पर पड़ती है तो उसकी छोटे छोटे बाल, यानी हमारे रूह के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, अनगिनत होते हैं, इसको गिन भी नहीं सकते, वैसे ही अनगिनत पौधे धरती से निकल कर आते हैं। तो वही कहा है कि वसुंधरा की रोमावली सी
हरी धूप पुल की मुस्काई, जिसके वजह से पूरा हरियाली छा जाती है, जिसको देखकर पूरा जो धरती सूखी थी वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसको देख मनुष्य भी मुस्कुराने लगती है, उल्लास उठ जाता है, उल्लास छा जाती है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब पहली बूंद धरती पर पड़ती है, तब वैसा माहौल होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलेंगे तीसरे प्रसंग पर, मतलब तीसरे स्टैंजा पर। यहाँ पर कवि लिखते हैं कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई पहली बूंद धरा पर आई। तो इसको भी पहले की तरह प्रसंग लिखना है, सेम आपको लिखना है जैसे प्रस्तुत पद्यंश, मतलब ये वाला पद्यंश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती 1 में संकलित पहली बूंद नामक कविता से लिया गया है। और इस कविता को गोपाल कृष्ण कौल जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने वातावरण की, प्रकृति की सुंदर चित्रण करते हुए वर्षा की जो पहली बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो उसका बहुत सुंदर चित्रण करते हुए धरती को यानी आसमान को एक मानवीयकरण देते हुए उन्होंने बताया है कि। तो अब हम तीसरे पद्यंश का सरल अर्थ करेंगे। तो इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन से जो प्रकृति में जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उसका सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर, मतलब आसमान में ऐसा लगता है कि मानो आसमान में पूरा सागर रूपी बादल, मतलब बादल जो वर्षा होती है तब बादल कैसे होते हैं, उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो वो इधर उधर घूमने लगता है, मतलब और घूमते टाइम एक लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, स्कमलक लद्दाखी में जो बोलते हैं, तब वो होने के वजह से ऐसा लगता है कि वो बिजलियों की स्वर्णिम पर, मतलब बिजली का वो पंख लगाकर बादल रूपी सागर इधर से इधर चलने लगता है और ऐसे आवाज निकालते हैं, जैसे गुड़ गुड़ करके ऐसे आवाजें निकलती है मानो नगाड़े बजा रहे हो। मतलब नगाड़ा मतलब ड्रम बजा रहे हो, बहुत बड़ा सा ड्रम बजाते हुए वो आसमान में इधर से उधर दौड़ रहे हैं और धरती को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ सोने वाले धरती, मैं आ रहा हूँ, यानी मैं आ रही हूँ अपनी पहली बूंद यानी वर्षा की पहली बूंद लेकर आप लोगों की बेजान जीवन में नई जीवन जगाने के लिए मैं आ रही हूँ करके इसको काल्पनिक रूप दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे चौथी और आखिरी हमारी पद्यंश पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर चौथा जो पद्यंश है वो है नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली सी ये जलदर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाए। यहाँ पर मैं रखती हूँ। ठीक है, अब हमारी जो चौथी पद्यंश है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर अपनी कल्पना द्वारा आसमान में छाए बादलों को एक मनुष्य के रूप देते हुए उन्होंने कहा है कि जो ये आसमान है, मतलब जो ये आसमान हमारा जो बड़ा सा स्काई है वो कैसा प्रतीत होता है, वो एक आंख की तरह, मतलब अभी मैं रफली एक आंख बना देती हूँ। ठीक है, पूरा जो आसमान है वो एक आंख की तरह है, नीले नैनो सा, वो भी कैसा कलर का है, नीले मतलब ब्लू कलर का आंख है। आंख सा अंबर, मतलब अंबर होते हैं आसमान पूरा एक नीले आंख की तरह प्रतीत होता है। काली पुतली सी ये जलदर, और जो आसमान में, मतलब आसमान में जो बादल है उसमें जो वर्षा है, मतलब काले बादल है, उसमें जो पानी है वो कैसा लगता है, हमारे आंख का पुतला, मतलब आंख का पुतला मतलब होते हैं ये, इसको इंग्लिश में हम पीपल बोलते हैं ना, इसको लद्दाखी में मिगे गैल्मो बोलते हैं। तो पूरा जो आसमान है वो एक नीले आंख की तरह प्रतीत होता है और उसमें जो काले बादल है वो हमारे आंख की पुतले की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, तो करुणा विकलित अश्रु बहाकर, इसके बाद कवि कहते हैं कि
ये आंख मतलब आसमान के रूप में ये जो आंख है वो धरती को देखकर, मतलब सूखी धरती को देखकर, जो बहुत ही सूखा पड़ा है, बेजान पड़ा है, जिसमें जान ही नहीं है और वो प्यास से तड़प रहा है, पौधे भी सूखे सूखे पड़े हैं, उनको देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपनी आंखों से अश्रु मतलब फिर अश्रु बहाते हैं, मतलब उसके आंखों से आंसू निकल कर आते हैं। उनको प्यासी धरती को देखकर, सूखी धरती को देखकर आंखों से जब आंसू बहते हैं वो पहली बूंद के रूप में ही होते हैं। समझे बच्चों? तो ये भी हमारे कवि ने बहुत ही काल्पनिक रूप देकर हमें बताया है कि जब नीले नैनों सा ये अंबर, जब ये पूरा आसमान नीले नैनों सा होता है, प्रतीत होता है, तो उसमें जो काले बादल होते हैं वो आंखों का ये पुतला जैसा प्रतीत होता है और ये आंख सूखे धरती को देखकर बहुत ही दुखी है, बहुत ही विगलित है। उसको देखकर फिर वो जब आंसू बहाती है तो वो वर्षा के रूप में ही सूखी धरती पर पड़ता है। ठीक है, तो धरती की चीर प्यास बुझाए, मतलब धरती जो सूखी पड़ी थी, प्यासी थी, उसकी प्यास बुझाती है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं बूढ़ी धरती शस्त श्यामला। यहाँ पर हमारे लेखक बोलते हैं बूढ़ी धरती, मतलब कविता ने धरती को बूढ़ी, मतलब यहाँ पर मानवीकरण करते हुए, मतलब इसको एक बूढ़ी धरती के रूप देकर बताते हैं कि बूढ़ी धरती क्यों? क्योंकि इस धरती में अपना जान है ना, वो उमंग है ना, उसमें कोई पौधे हैं, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बेजान पड़ा हुआ है, तो वो बूढ़ी धरती इसलिए कहा है। ठीक है, तो बूढ़ी धरती शस्त श्यामला का मतलब होते हैं बच्चों फिर से हरा भरा, मतलब फिर से हरा भरा, जवान, फिर से नई जोश, फिर से वो जोश पाने के लिए उत्सुक है, मतलब वो फिर से ग्रीनरी होना चाहती है। ठीक है, फिर से हरा भरा होना चाहती है, तो बनने को फिर से ललचाई, मतलब फिर से वो हरा भरा होने के लिए ललचा रही है हमारी बूढ़ी धरती जो सूखी पड़ी है समर सीजन के वजह से, गर्मी की जो ग्रीष्म गर्मी होती है उसके वजह से जो बूढ़ी पड़ी थी, अब वो फिर से हरी भरी होने के लिए ललचा रही है। और वो कब होता है? जब पहली बूंद धरती पर गिरती है, तभी उसमें नई जान आती है, नई उमंग आती है और हरियाली छा जाती है, जिसको देख सभी खुशी से उमड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी पाठ तो हो गई खत्म। इसके बाद हम करेंगे पाठ में आए हुए ऐसे बहुत से कठिन शब्द है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो इस पहली बूंद के कविता में जो शब्द कठिन है उसका मैंने अर्थ लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक वर्ड है पावस का मतलब होते हैं बच्चों वर्षा ऋतु। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेनी सीजन भी बोलते हैं। फिर दूसरा एक वर्ड आया है, दूसरा एक शब्द है धरा मतलब होते हैं पृथ्वी, मतलब और अर्थ। और तीसरा कठिन शब्द है अधरो मतलब मैंने कविता समझाते हुए आपको बोला था कि होठ मतलब लिप्स को बोलते हैं अधरो। और वसुंधरा भी धरती को ही बोलते हैं। ठीक है, तो रोमावली को मैंने आपको समझाया था कि रूह में जो स्किन में जो बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उसको रोमावली बोलते हैं। रुओं की पंक्ति जो लाइन में जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं रोमावली। स्किन्स हेयर मैंने इंग्लिश में ऐसे लिखा है। फिर उसके बाद है अंकुर मतलब होते हैं बीज, यानी सीड्स जो होते हैं उसको अंकुर बोलते हैं, इंग्लिश में से स्प्राउट्स बोलते हैं। तो उसके बाद है सागर मतलब समुद्र होते हैं। स्वर्णिम मतलब सुनहरी। ठीक है, गोल्डन रेस, जो सूरज की सुनहरी किरण पड़ती है, गोल्डन रेस पड़ती है, उसको बोलते हैं स्वर्णिम। तो उसके बाद है नगाड़े मतलब होते हैं ढोल। फिर तरुणाई मतलब नई जवानी, नई जोश मतलब यूथफुल। ठीक है, उसके बाद है नैनो मतलब होते हैं आंखें। और अंबर मतलब होते हैं आसमान। जलधर मतलब होते हैं बादल, मतलब बादल को जलधर भी बोलते हैं। जल से भरा हुआ धर मतलब जल से भरा हुआ बादल। करुणा मतलब होते हैं दया। और शस्त श्यामला मतलब होते हैं हरी भरी ग्रीनरी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा।
तो बच्चों ये है हमारे पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उसका प्रश्न उत्तर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहली वर्षा से धरती की प्रसन्नता किस रूप में प्रकट होती है? ये आपने पाठ को समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि सूखी धरती पर जब पहली वर्षा की बूंदें गिरती है तो वह मुस्कुरा उठती है, उसमें नव जीवन का संचार होने लगता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न दिया है कि अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर के रूप में नया जीवन पाकर कौन उठ खड़ा हुआ है? दिया है, ऑप्शन दिया है, वर्ष, वृक्ष, बीज, बच्चा, बादल। ये तो सबको पता है, बीज ही अंकुर बनकर धरती से फूट पड़ती है। ठीक है, तो उसका उत्तर है खा यानी बीज। तो तीसरा प्रश्न है, बादलों का सौंदर्य वर्णन करने के लिए कवि ने क्या क्या कल्पना की है? मतलब जो तीसरी हमारी जो स्टैंजा था, पद्यांश था, वहां से लिया है इसका। तो इसका उत्तर है, आसमान पर बादलों का सौंदर्य चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि मानो समुद्र जल से भरे हुए बादलों के रूप में बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, वो है बादल को धरती की तरुणाई कहने का क्या आशा है? मतलब क्या मतलब है? जब बादल बरसते हैं तो धरती पर नए पेड़ पौधे के रूप में एक नई जवानी आ जाती है। इसी कारण बादल को धरती की तरुणाई कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर आपने समझ लिया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको आज का पहली बूंद कविता समझ आ गया होगा, और अगर इसमें आपको कुछ कठिनाई हो तो आप नीचे के दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलेंगे। झूले।